नमस्कार दोस्तों, चिरानिया क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पहले वाले वीडियो में माध्य के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम नया टॉपिक लेंगे और वो टॉपिक होगा हमारा माध्य का। तो हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप थे, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, उनको हमने दो भागों में बांटा था। एक बांटा था गणितीय माध्य, गणितीय माध्य, और दूसरा बांटा था हमने स्थिति माध्य, स्थिति माध्य। केंद्रीय जो प्रवृत्ति के माप है उनको दो भागों में बांटा था हमने। कौन कौन सा? एक तो बांटा था हमने गणितीय माध्य और दूसरा बांटा था हमने स्थिति माध्य। गणितीय माध्य में भी हमने क्या पढ़ा था? समांतर माध्य एक तो, और दूसरा गुणोत्तर माध्य। और तीसरा हमने हरात्मक माध्य। ये तीन श्रेणियां बांटी थी जो सामान्य रूप से जो एग्जाम में होती हैं। उनमें गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये सब्जेक्ट टीचर की जो एग्जाम होती है उनमें पूछा जाता है, और सामान्य रूप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समांतर और समांतर माध्य में के बारे में हमने गहराई से अर्थात पूरी डिटेल से हमने समांतर माध्य के बारे में अध्ययन कर लिया था। इससे संबंधित हमने पहले अध्ययन कर लिया था। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो स्थिति माध्य, और स्थिति माध्य में भी हमने दो प्रकार से इसको बांटा था। दो प्रकार कौन कौन से बांटे थे? एक तो माध्यक, या इसको मैं कहूं माध्यिका, और दूसरा रूप था वो था बहुलक। तो जो अध्ययन करेंगे आज हम, वो क्या करेंगे? माध्यिका के बारे में अध्ययन करेंगे। अब सबसे बड़ी बात कि माध्यिका की जो विशेषताएं हैं वो क्या विशेषता हैं? तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि माध्यिका क्या है? एक स्थिति माध्य, अर्थात ये केवल मात्र स्थिति को देखकर इसकी गणना की जाती है। तो इसकी बड़ी विशेषता होगी कि एक स्थिति माध्य। कैसा माध्य है? समांतर माध्य में आपने पढ़ा था कि समांतर माध्य है वो गणितीय माध्य है, क्योंकि ये किस पर आधारित था? गणनाओं पर आधारित था, गणनाओं पर। लेकिन माध्यिका क्या है? स्थिति माध्य। स्थिति को देखकर बताया जाएगा कि माध्यिका कौन सी होगी। दूसरा गुणात्मक तथ्य, अर्थात किसी व्यक्ति के गुण, जैसे ईमानदारी, सुंदरता आदि को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? माध्यिका का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्लास में आधे बच्चे हैं वो लंबे हैं और आधे बच्चे क्या हैं? उनका कद छोटा है। या आधे बच्चे ईमानदार है, आधे बच्चे ईमानदार नहीं है। या ये कहें कि कलर दो प्रकार का हो सकता है। ऐसे गुणात्मक तथ्यों की गणना करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? माध्यिका की जरूरत पड़ती है। बीजीय व्यंजन संभव नहीं है, अर्थात माध्यिका में योगफल ज्ञात नहीं किया जा सकता। योगफल ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन समांतर माध्य में योगफल, जैसे आपको दे दिया कि 10 संख्याओं का माध्य है वो 50 है, तो योगफल कितना होगा? तो आप योगफल कर देंगे, क्योंकि औसत कितना दे रखा है? 50। तो 50 गुणा 10 बराबर 500। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं उनमें समांतर माध्य ही एक ऐसा माध्य है जिसका योगफल ज्ञात किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? योगफल। यहां पर योगफल तो आपको दिया हुआ था योगफल। लेकिन हम माध्यिका की बात करें या बहुलक की बात करें, वहां पर योगफल नहीं किया। जैसे आपको यहां पर प्रश्न इसको ही दे दिया कि 10 संख्याओं की माध्यिका 15 है, तो योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर योगफल ज्ञात करना संभव नहीं है। तो सीधी सीधी बात क्या होगी कि बीजीय व्यंजन संभव नहीं, अर्थात योगफल ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन किसका? समांतर माध्य का में योगफल ज्ञात किया जा सकता है। चर मूल्यों से अप्रभावित होता है।
माध्यिका है वो चर मूल्यों से अप्रभावित होती है। कैसे? देखो, चर मूल्यों से अप्रभावित कैसे होती है। चर मूल्यों से अप्रभावित होती है। जैसे उदाहरण देखिए, जो समांतर माध्य है वो चर मूल्यों से प्रभावित होता है। क्यों? जैसे मैंने यहां पर 5, 6, 7, 3 ये इन संख्याओं का माध्य निकालना है और इनका योगफल करते हैं। यहां से ये हो जाएगा 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21 और ये 1 2 3 4 ये हो गया। अब ये देखिए, समांतर माध्य चर मूल्यों से प्रभावित होता है। क्यों? जब मैं यहां से देखिए इसका माध्य आ गया कितना, 5 और यहां से आ जाएगा 2, ये आ गया, ये समांतर माध्य प्राप्त हुआ। मैंने क्या किया, पहले योग कर लिया, 7 और 3 10, 10 और 16, 16 और 5 21 और 4 का भाग लगा दिया क्योंकि आंकड़ों की संख्या, ये माध्य प्राप्त हुआ। लेकिन मैं चर मूल्यों को परिवर्तन कर देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर कर दिया, क्या आपका यहां पर कर देता हूं मैं 4, 5 की जगह कितना कर देता हूं 4 बराबर, तो यहां से योगफल कितना हो जाएगा 10, 10 16 और 20 और ये 1 2 3 4, लेकिन हमारा समांतर माध्य कितना आएगा अब 5। तो प्रभावित हो गया, समांतर माध्य प्रभावित हो गया। जैसे मैंने चर का मान चेंज किया, चर मूल्यों का मान चेंज किया, तो यहां हमारा क्या हो गया, समांतर माध्य भी चेंज हो गया। लेकिन माध्यिका में ऐसा संभव नहीं होगा, हम आगे पढ़ेंगे इस बारे में। देखो, मान लीजिए ये संख्या है, आपको पता है माध्यिका क्या होती है, उसके आधे मान तो उससे बड़े होते हैं और आधे मान उससे छोटे होते हैं। तो यहां पर जो माध्यिका में प्राप्त होगी वो कौन होगी, 7 होगी। ये हुई 7, माध्य को हुआ हमारा 7। अब देखिए, अगर मैंने इस मान को चेंज करके यहां पर 4 कर दिया तो भी हमारी माध्यिका क्या रहेगी, 7 ही रहेगी, चर मूल्यों से कोई प्रभावित नहीं। और मैं यहां से भी इसको, यहां से थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां से भी ये कितना है 9 है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यहां पर कितना है 9 है। और अगर मैंने यहां पर देखिए इसको मैंने चेंज कर दिया यहां से, और इस 9 की जगह मैंने कितना कर दिया, अर्थात 9 की जगह मैंने 10 कर दिया, कितना कर दिया 10, तो भी हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर 7 ही होगा। अर्थात हमारी माध्यिका क्या होगी, माध्य का वो 7 ही होगा। और देखिए यहां से अगर मान लीजिए मैंने यहां पर 9 कर दिया तो भी हमारी माध्यिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात ये चर मूल्यों से अप्रभावित होती है। इसके बाद देखो, जो माध्यिका है उसकी विशेषता क्या होती है, क्या होती है यहां पर कि माध्यिका में आद्य मान तो उससे बड़े एवं आद्य मान माध्यिका से छोटे होते हैं, तो माध्यिका की जो विशेषता है वो क्या है, एक तो स्थिति माध्य, स्थिति को देखते हैं, अभी देखा था हमने, बीच में देखा, ये स्थिति है तो स्थिति माध्य। दूसरी विशेषता क्या है, गुणात्मक तथ्यों की गणना करने के काम आती है, कि ईमानदारी, सुंदरता, ऐसे तथ्यों की जानकारी लेने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, माध्यिका की आवश्यकता पड़ती है। बीजीय व्यंजन संभव है नहीं है, अर्थात माध्यिका के माध्यम से हम उनका योगफल ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको कि 15 संख्याओं की माध्यिका है वो 7 है, तो इसका योगफल, ये योगफल नहीं बता सकते हम, लेकिन हमें यही प्रश्न ऐसे देता कि 15 संख्याओं का माध्य है वो 7 है, तो योगफल कितना होगा, तो हम 15 को 7 से गुणा कर देते। जैसे ही गुणा करते तो हमें योगफल प्राप्त हो जाता। चर मूल्यों से प्रभावित होता है, अर्थात एक चर को बदल भी दिया जाए तो माध्यिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन माध्य में अगर एक भी मान को बदल दिया जाए तो माध्य में परिवर्तन आ जाता है।
इसके बाद माध्यिका में आधे मान उससे बड़े और आधे मान उससे छोटे होते हैं। तो अब हम आपको पता है हम 3 श्रेणियों में पढ़ेंगे इसको भी। पहली श्रेणी पढ़ेंगे व्यक्तिगत श्रेणी, और दूसरी श्रेणी पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, खंडित श्रेणी, और तीसरी पढ़ेंगे हम सतत श्रेणी। तो सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। देखिए निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात कीजिए, यह है क्वेश्चन। अब क्या है कि व्यक्तिगत श्रेणी में भी माध्य ज्ञात करने के लिए 2 प्रकार से माध्य ज्ञात किया जाता है। तो माध्य हम व्यक्तिगत श्रेणी में 2 प्रकार से करेंगे। 2 प्रकार से कैसे करेंगे, एक तो करेंगे पदों की संख्या क्या हो, पदों की संख्या विषम हो, और दूसरा पदों की संख्या सम हो। क्या हो, सम। पदों की संख्या क्या हो, सम। पदों की संख्या क्या हो, सम। अब देखिए यहां से पहले हम बात करेंगे पदों की संख्या क्या हो, पदों की संख्या क्या हो, विषम हो। तो देखिए क्वेश्चन हमारा देखो ये है, मान लीजिए 5 6 7 3 2 4। पदों की संख्या का विषम का अर्थ क्या है कि 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अर्थात जो आंकड़ों की संख्या है वो क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है, विषम है। तो आंकड़ों की संख्या क्या हो गई, विषम। अब माध्य ज्ञात करते समय सर्वप्रथम दिए गए जो आंकड़े उनको हम आरोही या अवरोही क्रम में सेट करते हैं, अर्थात परिवर्तन करते हैं। तो उसमें करेंगे हम, व्यवस्थित करेंगे इनको। तो यहां से मैं इनको कर देता हूं आरोही या अवरोही। तो मैं कर देता हूं यहां पर आरोही क्रम में। आरोही क्रम का अर्थ क्या है, यहां पर आरोही क्रम का अर्थ है यहां पर छोटे से बड़े की तरफ, अर्थात बढ़ते क्रम में, या मैं कहूं कि ऐसे जेड की तरफ। और अवरोही क्रम का अर्थ क्या है, जेड से ए की तरफ, अर्थात बड़े से छोटे की तरफ, अर्थात घटते क्रम में। तो या चाहे आप आरोही क्रम में कर ले चाहे अवरोही क्रम में। तो हम कर लेते हैं आरोही क्रम में व्यवस्थित। तो यहां से सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 है। 2 के बाद कौन है, 3 है। 3 के बाद कौन है, 4 है। और 4 के बाद 5, और 5 के बाद में 6, और 6 के बाद 7। तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6, और एक बच गई कौन सी, क्योंकि 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार। तो 3 2 बार लिखा जाएगा। अब यहां से अगर पदों की संख्या क्या हो, विषम हो, तो माध्य ज्ञात करते समय आपको सूत्र क्या लगाना है कि n/2 वह पद होगा हमारा माध्य। अब देखिए यहां से n का मान कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हो गया, और प्लस 1। तो यहां से आ जाएगा माध्यक बराबर, अर्थात माध्यक या माध्यिका 7 + 1 बट्टा वह पद। तो जोड़ेंगे कितना हो गया, 8, और 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ गया, चौथा पद। यहां से देखिए चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4। तो यह आ गया। कहने का अर्थ है आधे मान तो उससे छोटे होंगे और आधे मान उससे बड़े होंगे। तो हमारा माध्य कितना आया, माध्य का आ गया 4। कितना आ गया, 4। और लेते हैं देखो इससे संबंधित क्वेश्चन हम। अगर पदों की संख्या क्या दी हो आपको, विषम। ये हमारा क्वेश्चन देखो,
1 2 3 4 5 6 और एक और ले लेते हैं यहाँ पर 7। पहले आरोही क्रम में सेट कर लेते हैं इनको, तो यहां से कर लेंगे व्यवस्थित क्रम में करने पर, व्यवस्थित क्रम में करने पर करेंगे तो क्या आएगा, सबसे छोटी कौन है 10, इसके बाद कौन है 20, 20 के बाद कौन है 30 और 60 कितनी बार आया, 2 बार आया तो 2 बार लिख देंगे। और इसके बाद बच गया कौन, यहां पर देखिए यहां पर बच गया पहले 40, कौन बच गया 40, 40 के बाद कौन आएगा 60 और 60 2 बार आया और फिर आ गया 70। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गए। अब देखिए यहाँ से हमने सूत्र क्या पढ़ा था कि माध्यिका है वो माध्यक बराबर, माध्यिका या माध्यिका एक ही बात है, n+1 व पद। ये सूत्र भी नहीं लिखे तो आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं। देखो यहां से n बराबर कितना आगे दे रखा है आपको 7, तो रख देंगे यहां से 7, 7 + 1 व पद जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8 बराबर कितना हो गया 4, तो चौथा पद आएगा आपका। तो यहां से कर देते हैं 1 2 3 4, तो कितना आ गया 40 आ गया। अब देखिए आप सूत्र भी नहीं लगाए तो 3 यहां से छोड़ दिए 3 यहां से छोड़ दिए, तो बीच वाला मान कौन है 40, तो ये हमारा माध्यक प्राप्त हो जाएगा जब पदों की संख्या क्या दी हो विषम। लेकिन अगर आपको पदों की संख्या क्या दी हो सम, पदों की संख्या क्या दी हो सम, पदों की संख्या क्या हो संख्या सम हो, तो माध्यक की गणना करने पर देखो तो हमारा जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा कि माध्यक बराबर n वटा व पद प्लस n वटा व प्लस 1 व पद बट्टा 2। जैसे यहां पर ये इक्वेशन कर देता हूं मैं, इसको कर देता हूं यहां से, देखो पदों की संख्या में विषम बना देता हूं, तो यहां से ये विषम थी तो इसको यहां से मैं एक मान और ले लेता हूं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, n क्या है n बराबर 8 और 8 क्या है सम है। अब देखिए यहां से आद्य मान लेते हैं, तो ये आद्य मान देखो 1 2 3 4 ये यहां तक क्यों गए 1 2 3 4, कोई भी बीच में नहीं आ रहा, तो इनका औसत निकाल देते हैं। इनका औसत ही क्या होगा हमारा माध्य होगा, तो यहां से इसका औसत निकाल देते हैं इसका बीच का, तो 40 + 60 बट्टा 2 लगा देंगे भाग, तो कितना हो गया 100 और बट्टा 2 बराबर कितना आ गया 50। अगर पदों की संख्या क्या दी हो विषम दी हो तो बीच वाला ही हमारा क्या हो जाता है हमारा माध्यक हो जाता है, क्या हो जाता है माध्यक। लेकिन पदों की संख्या सम दी हो तो बीच वाला ना होकर उनका औसत होगा, अर्थात बीच में तो कोई होगा ही नहीं, 1 2 3 4 यहां पर ही आया, इधर से भी 1 2 3 4, तो इन दोनों का औसत क्या होगा अर्थात इनका मध्यमान कौन होगा वो ही हमारा माध्यक होगा। और फॉर्मूले से करना चाहिए तो क्या हो जाएगा यहां पर सीधा सीधा हो जाएगा, n का मान कितना है 8 है व पद प्लस 8 बट्टा 1 व पद बट्टा 2 लगाएंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा चौथा पद, यहां से 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, पांचवा पद और बट्टा कितना आ जाएगा 2। चौथा पद देखो 1 2 3 4 कितना है 40 और 1 2 3 4 5 कितना है 60, लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ देंगे 100 और लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो आपको फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, इनका मध्य मान निकालना। ये एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा ही, देखो क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिवाइज करना है तो यहां पर फॉर्मूले की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी हमें। लेते हैं एक और क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये है
ये क्वेश्चन है, करते हैं इनको व्यवस्थित क्रम में। पहले व्यवस्थित क्रम में करने पर, व्यवस्थित क्रम का अर्थ है आरोही या अवरोही क्रम में सेट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर सबसे छोटी कौन है, 2 है। 2 के बाद कौन है, 4। 4 कितनी बार आया है, 2 बार। इसके बाद 6, 6 भी 2 बार आया है। और इसके बाद आया है 12, और 12 के बाद 14। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां से माध्य कौन होगा, अर्थात बीच वाली संख्या होगी। 7 है तो 7 1 8 और चौथा हो जाएगा। तो 1 2 3 4, ये है बीच में 1 2 3 1 2 3। तो हमारा माध्य क्या होगा, ये 7 है तो 7 + 1 बट्टा 8 बट्टा 2 बराबर चौथा पद हो जाएगा। ये सीधा सा ध्यान में रखना है। अगर पदों की संख्या क्या हो, विषम हो तो बढ़ा देते हैं। देखो सीधा सा है, यहां से देखो इसको ही बढ़ा देता हूं मैं, यहां पर 16 और कर देता हूं ये 18। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया। स्कोर बढ़ा दिया तो यहां पर हो जाएगा 16 18 और 17, ये आ गया। तो n बट्टा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में 2 का बाद कितना आया, 5। तो पांचवा और छठा, 1 2 3 4 5, 5 6 और छठा ये रहा। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 + 12 बट्टा 2 बराबर कितना हो गया, 18 बराबर कितना आया, 9 आ गया आंसर। कितना आ गया, 9। इधर से देखो 1 2 3 4 5, और ये तो हो गया 5 नंबर पर। इधर से 1 2 3 4 5, तो इनका मध्यमान कौन होगा, अर्थात 6 + 12 बट्टा 2 बराबर 18 बराबर कितना आ गया, 9। तो हमारी माध्यिका क्या आ गई, 9 आ गई। तो यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब इसके कुछ विशेष क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो हाँ, अब देखिए खंडित श्रेणी से माध्य की गणना। तो खंडित श्रेणी यह आपको पता ही है, जहां पर वर्ग अंतराल नहीं होगा वो खंडित श्रेणी होगी। तो खंडित श्रेणी से माध्य की गणना कैसे करते हैं, खंडित श्रेणी से माध्य की गणना करते समय सबसे पहले हम संची बारंबारता बनाते हैं, CF बनाते हैं। क्या बनाते हैं, CF, ये CF, इसको बोलते हैं संची बारंबारता। देखिए ये कैसे बनाते हैं, ये करना क्या आपको, ये देखिए यहां से पहले लिख देंगे 1, फिर इसमें 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 5 और 6 कितने हो जाएंगे, 11, 11 और 5 कितने हो जाएंगे, 16, 16 और 3 कितने हो जाएंगे, 19। और यहाँ से सिग्मा FI का मान भी कितना होगा, ये देखो 5 और 3 8, और 8 और 4 12, 12 और 7 19, कितना हो गया, 19। ये दोनों सेम आएंगे। तो आपको संचयी बारंबारता बनानी आनी चाहिए। एक बार फिर से देख लिया, आपको करना क्या है, जो FI दे रखी है उसको लिखना है, पहले मान को ऐसे कैसा लिखना है, फिर 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 5 में 5 और 6 कितने हो जाएंगे, 11, 11 और 5 कितने हो जाएंगे, 16, 16 और 3 कितने हो जाएंगे, 19। ये दोनों मान सेम आएंगे। अब देखिए अगर व्यक्तिगत श्रेणी में हमने क्या किया था, वहां से मध्य वाले मान देखे, लेकिन खंडित श्रेणी में कैसे करेंगे, क्योंकि n बराबर कितना आ गया, n बराबर सिग्मा FI बराबर 19। अतः माध्य कितना आएगा हमारा, n बट्टा 2 बराबर 19 बट्टा 2। 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, लगाएगा तो आएगा यहां से 9.5, कितना आ जाएगा, 9.5। तो जो माध्यक है वो क्या होगा, 9.5 से अधिकतम एवं निकटतम संचयी बारंबारता। देखो 9.5 से अधिकतम होनी चाहिए, और निकटतम का अर्थ है पहले होनी चाहिए 9.5। 9.5 से अधिक कौन है, 11 है, और निकटतम का अर्थ है पहले होना चाहिए। वैसे 9.5 से ज्यादा तो कौन है, 16 भी है, लेकिन पहले कौन है, 11 है। कौन है, 11। निकटतम संचयी बारंबारता कितनी है, 11। 11 के संगत चर मान, संगत पद का मान, पद का
मान। देखो 11 के ठीक सामने पद, ये इसको चरमान भी बोलते हैं हम। कितना है पदमान? 30 है, 30 है। अतः माध्य कितना होगा हमारा? माध्य बराबर 30 होगा। कितना होगा? 30। एक बार फिर देखो, खंडित श्रेणी दी हो आपको, तो हम सबसे पहले माध्य ज्ञात करते समय उसकी संचयी बारंबारता बताते हैं। किसकी? बारंबारताओं की। संचयी बारंबारता कैसे बनाएंगे? पहले लिखेंगे 1 और इसको जोड़ देंगे तो 5 और 11 और 16 और 19। यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आए। फिर आपको जो सिग्मा एफ आई का मान है अर्थात एन, जो एन दे रखा है, उसमें 2 का भाग लगा देंगे। तो 2 का भाग लगाएंगे तो जो भाग लगाने के बाद जो मान प्राप्त होगा वो हम संचयी बारंबारता में देखेंगे। उससे ज्यादा वाला मान कौन सा है? कौन सा है? 11। सीधा सीधा उत्तर लगाएंगे। यहां पर देखो 11 है और इसके ठीक सामने वाला जो चरमान होगा वही क्या होगा? हमारा माध्यक होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो इससे संबंधित। देखो ये है, ये ले लिया मैंने। पंद्रह, 25, ये 35। ये सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी सीए बना देंगे। बनाएंगे, कितना आया? 10, 30, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 70, इसको जोड़ेंगे तो 85, यहाँ से आ जाएगा 90 और 0 और 10 रे 11, 110, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 145 से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये 5 5 10 15, 5 आ जाएगा सिग्मा एफ आई, और ये आ जाएगा 3 2 5 6 6 4 10 10 सर 3 कितना हो जाएगा? 13 13 और 1 कैरी हो जाएगी तो 145। अब मैंने माध्यक बताया था क्या, कैसे निकालेंगे? एन का मान कितना है? एन बराबर 145 है। सीधा सीधा 2 का भाग लगाइए, लगाएंगे तो कितना आएगा? 7, और यहां से कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितनी बार जाएगा? 4 बार। सॉरी, यहां पर कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 0.5 ये आ गया। अर्थात यहां से हमने करना कि आपको सिंपल रूप से 2 का भाग लगाना है। लगाएंगे तो 7 पर जाएगा, सीधी सी बात। ये 0 और ये 5, और 5 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। ये आ गया। और 0.5 ये आ गया। 72.5, 72.5। अब ये 72.5 से अधिक वाली संचयी बारंबारता कौन सी और निकटतम होनी चाहिए? था पहले तो कौन है? 85 है। निकटतम अभी लिखा था हमने, अधिकतम तो होनी चाहिए, साथ साथ क्या होनी चाहिए? निकटतम भी होनी चाहिए। निकटतम का अर्थ क्या है? कि पहले होनी चाहिए। तो कौन है? 72.5 से अधिक कौन है? 85। और इसके ठीक सामने वाला जो चर मान है अर्थात पद मान है वो कितना है? 8 है। तो माध्य कितना हो जाएगा हमारा? माध्य बराबर हो गया 8। कितना हो गया? 8। सीधा सीधा सा यही करना है बस आपको कि 72.5 से अधिक होनी चाहिए संचयी बारंबारता। कितनी है? 85। इसके ठीक सामने का मान है वो कितना है? 8 है। तो माध्य कितना हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा। आपको अच्छी तरह से समझ में, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए आप। देखो पहले करना क्या था आपको? संचयी बारंबारता मैंने बना दी 10, 30, 70 और इसमें जोड़ दिया 85 और 90 और ये 110 और ये जोड़ा तो 5 और ये 4, 145 हो गया। फिर करना क्या है? एन का मान कितना आया? 145।
145 में किसका भाग लगाया, 2 का भाग लगाया तो हमारे पास आ गया 72.5। और 72.5 से ज्यादा वाली संचयी बारंबारता और पहले कौन है, 85। वैसे ज्यादा तो 110 भी है, लेकिन हमें निकटवर्ती लेनी है, कौन है, 85। और उसके ठीक सामने का चरमान कितना है, 8 है, तो माध्य कितना हो जाएगा, 8। अब देखो नेक्स्ट हम क्वेश्चन इससे संबंधित और क्वेश्चन लेते हैं, और वो कौन सी श्रेणी लेंगे, हम सतत श्रेणी लेंगे।